दोस्तों नमस्कार। और आपने देखना प्रारंभ कर दिया हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान में चित्रकला या चित्रशैली या पेंटिंग्स, और पहला पार्ट हम डाल चुके हैं इनके बारे में। राजस्थानी चित्रकला की जो सामान्य ऊपरी जानकारी थी उनकी हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और अभी तक आपने नहीं देखी पिछली वीडियो तो उसको जरूर जाकर देखें। और अब आगे हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला में जो विभाजन किया था हमने, 4 भागों में बांटा था। मेवाड़ शैली, वो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। तो इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि इनके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी शैलियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में चित्रकला ना, राजस्थान में चित्रकला। तो सबसे पहले हमने 4 भागों में बांट दिया था, और 4 भागों में जो बांटा था जाओ जाओ जाओ। तो सबसे पहले हमने जो बात करेंगे वो है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल, तो मेवाड़ स्कूल के हमने उदयपुर स्कूल पढ़ा, या उदयपुर शैली है। इसके अलावा चावण्य शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली, वो इस मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। पिछली वीडियो में देख लेना। तो वो 4 है इसके अंतर्गत जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे अब देखो मेवाड़ है, मेवाड़ में चाहे हम उदयपुर के नाम से पढ़ लें या मेवाड़ के नाम से पढ़ लें, ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर शैली। मेवाड़ या हम इसको उदयपुर शैली भी, उदयपुर शैली, ठीक है दोस्तों। पिछली वीडियो में हम बात भी कर चुके हैं कि मेवाड़ शैली राजस्थान की मूल शैली, सब जानते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जो मूल शैली कौन सी है, वो मेवाड़ी शैली को माना जाता है। इसके अलावा इस शैली में सबसे पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये भी हमने पढ़ा था। ये करीब 1260 ईस्वी के आसपास चित्रित किया गया था। और किस पर? ताम्रपत्र पर। अगर ताम्रपत्र की बात करें तो ये ताम्रपत्र पर राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरी बात पढ़े किसके समय बनाया गया था ये, तो ये उस समय रावल तेज सिंह, गोहिल शासक रावल तेज सिंह, उनके समय बनाया गया था। वैसे गोहिल शासक है ये, और गोहिल के आगे आपको पता है ये मेवाड़ में ही चले हैं सिसोदिया। तो रावल तेज सिंह के समय बनाया गया था। और बनाने वाला कौन था चित्रकार? उस चित्रकार का नाम है कमल चंद, ठीक है ना। क्या नाम है? कमल चंद। तो हम कह सकते हैं कि रावल तेज सिंह का समय है वो मेवाड़ शैली का क्या माना जाता है? प्रारंभिक काल माना जाता है, या इसका यहां से प्रारंभ होता है मेवाड़ शैली। इसके अलावा और भी एक और चित्र आता है इसमें, सुपासनः चरितम। सुपासनः चरितम, ये दूसरा चित्रित ग्रंथ है। यानी पहला तो हो गया आपका, पहला ये हो गया, और दूसरा है सुपासनः चरितम। ये महाराणा मोकल या राणा मोकल के समय चित्रित करवाया गया, महाराणा मोकल के समय। इसके अलावा और बात करें महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, इसका शासनकाल मेवाड़ शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। तो दोस्तों 2 चीजें ज्यादातर इसमें पूछी जाएंगी या ज्यादातर आएंगी, हर शैली के अंतर्गत लगभग आती हैं, कि उस शैली में चित्रों का प्रारंभ या चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय
और दूसरा आता है स्वर्ण काल। तो कुछ मतभेद भी होते हैं, क्योंकि कई पुस्तकें वो कुछ जो शैलियां हैं उनमें मतभेद हैं, कोई कुछ लिख देता है, कोई राइटर ने कुछ लिख रखा है। तो ज्यादा इन चीजों पे ध्यान ना दें, जो मुख्य हैं जिनके अक्सर करके प्रश्न आते रहे उन चीजों को ही हम कह सकते हैं ऑथेंटिक मानने की कोशिश करेंगे और वही रहेंगे। तो ज्यादातर उन पर ध्यान देना। तो स्वर्ण काल और एक है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभ तो हो गया रावल तेज सिंह के समय, और महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का शासन काल है ये, इसका क्या है, स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने चितेरों की ओवरी, ये क्या है, ये चितेरों की ओवरी नाम से क्या है, पेंटिंग्स स्कूल खोले थे जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। ये चित्रों के मतलब चित्रकारों की जगह, चित्रों की ओवरी नाम से स्कूल खुले जिन्हें तस्वीरारो कारखाना कहा जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाराणा जगत सिंह का शासनकाल है वो मेवाड़ शैली का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। अगर अब यहाँ और चित्रों की बात करें तो देखो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए अक्सर करके वो किन चीजों के बनाए गए। तो दोस्तों चित्रकारी में आपके आते हैं रागमाला चित्रण। प्रमुख जो चित्र हैं वो कौन से हैं, रागमाला। वैसे ये रागमाला कई जगह आएगा, आपको कई शैलियों में देखने को मिलेगा रागमाला का चित्रण। ये यहाँ 1628 में ये साहिबदीन के द्वारा रचा गया था। किसके द्वारा? साहिबदीन के द्वारा रचा गया था। इसके अलावा रसिक क्रिया है, रसिक क्रिया ये महाराणा कुंभा की है, तो इसका भी लिखा गया है रसिक क्रिया। उसके बाद में भागवत पुराण है, भागवत पुराण, रामायण, उसके अलावा गीत गोविंद जयदेव की थी गीत गोविंद, और गीत गोविंद टीका महाराणा कुंभा। तो गीत गोविंद, इन पर लघु चित्र कथाएं लिखी है ना, इन पर क्या लिखे, लघु चित्र कथा, छोटी छोटी चित्र कथा, चित्रात्मक। तो सबसे ज्यादा फेमस रहा है वो रागमाला को जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि रागमाला से संबंधित क्वेश्चन जरूर निकलता है। अक्सर करके हमने थर्ड ग्रेड 2013 में दिया था, उसमें भी ये पूछा गया था रागमाला का। तो वैसे रागमाला आपके कई चित्र शैलियों में आएगी। जैसे आप रागमाला पढ़ेंगे, मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं, मेवाड़ शैली में आ जाएगा। उसके बाद में आप चावंड शैली पढ़ेंगे, चावंड शैली में भी आ जाएगा। नासरुद्दीन या निसारुद्दीन आएगा रचनाकार, यहाँ मेवाड़ में साहिबदीन आएगा। उसके अलावा आपका जोधपुर शैली में आएगा, जोधपुर में बीर विठल या बीर जी के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया। उसके बाद में आपकी कोटा शैली है, कोटा शैली में भी आएगा कि रागमाला सेट का चित्रण किसने किया है, तो वो डालू राम ने किया है। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग चित्र शैलियों में ये रागमाला का चित्रण किया गया है। लेकिन इनमें फिर ज्यादा फेमस की बात आती है तो अक्सर करके वो रागमाला यहाँ मेवाड़ शैली में ही मानी जाती है, और वो साहिबदीन। और वो आप सब जानते हैं कि इनमें डिफरेंट, जब पेपर में प्रश्न आएगा उसमें जो ऑप्शन होंगे उन्हीं से इन चीजों का आप अलग कर सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया, और जैसे पेपर में आए उस हिसाब से देखना। तो ये थी मेवाड़ शैली। यहाँ मेवाड़ शैली में दो पात्र आते हैं मुख्य, है ना, जिनका चित्रण अक्सर करके किया गया है। उनका नाम है कलीला और दमना। कलीला और दमना, ये दो प्रमुख पात्र हैं कहा, मेवाड़ शैली में, जिनका ज्यादा चित्रण हुआ है ना। ये कलीला और दमना कहां से लिए गए भैया? पंचतंत्र पुस्तक से। भाई पंचतंत्र पुस्तक किसकी है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है भाई। किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। तो कलीला इनको करटक और दमनक के नाम से भी जानते हैं, करटक और दमनक, है ना। एक अच्छा सियार है और एक बुरा सियार है, ये इनकी कहानियां होती हैं। तो ये अब चित्रकारों की बात आती है कि चित्रकार कौन कौन से भैया। देखो चित्रकार मेवाड़ शैली, कृपाराम, भैरूराम, गंगाराम, मनोहर, साहिबदीन, कृपाराम, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, भैरूराम और कमल चंद्र। कमल चंद्र ये चित्रकार हैं जो कहा मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। कृपाराम, भैरूराम, गंगाराम और मनोहर, साहिबदीन, कृपाराम, कमल चंद्र ये प्रमुख कलाकार हैं।
तो यह है मेवाड़ शैली में जो हम उदयपुर या मेवाड़ शैली स्पेशल पढ़ते हैं, जो मूल शैली मानी जाती है। इनके अलावा दूसरी शैली पढ़ेंगे हम मेवाड़ स्कूल की दूसरी शैली। एक तो हमने पढ़ ली उदयपुर शैली, उदयपुर के बाद में अगली है चावंड शैली। मेवाड़ स्कूल में दूसरी शैली कौन सी पढ़ेंगे? चावंड शैली। दूसरी है आपकी चावंड शैली। तो दोस्तों चावंड शैली, चावंड कहाँ है? उदयपुर में ही है। और आपको पता है चावंड तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था और करीब 1585 ईस्वी के आसपास और करीब 28 से 30 साल तक ये इनकी राजधानी रही थी सिसोदिया वंश के शासकों की, और वो महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई थी ना। तो चावंड शैली उदयपुर है ना। अगर इसके देखो चावंड शैली में आप ध्यान देंगे कि महाराणा प्रताप जाते हैं, और ये कब से प्रारंभ होता है हम अगर इन चीजों की बात करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है, पढ़ने वाले होंगे बहुत होंगे, और नहीं पढ़ा है थोड़ा सा, मैं उसी की बात करता हूँ कि देखो चावंड शैली यानी चावंड नामक स्थान पर बने हैं चित्र, और राजा महाराजाओं के समय की बात है। तो 1576 में आपको पता हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप कह सकते हैं कि महलों को छोड़कर के जंगलों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, और उसके बाद में 1585 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपनी राजधानी बनाया है चावंड को, महाराणा प्रताप ने। तो जब उसको राजधानी बना लिया तो वहीं पर उनका मुख्य कार्य होगा, वो कहाँ होगा? चावंड में ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये शैली है, चावंड शैली का प्रारंभ है वो किसके समय से है? महाराणा प्रताप के समय से, ठीक है ना। तो प्रारंभ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह। तो प्रारंभ है, इन दो व्यक्तियों का ही नाम आता है चावंड शैली में, महाराणा प्रताप और इनके बेटे अमर सिंह का, है ना। तो महाराणा प्रताप इनका तो प्रारंभ हो गया, और हम कह सकते हैं ये स्वर्ण काल की बात करें चावंड शैली का, तो वो स्वर्ण काल राणा अमर सिंह के शासन काल को कह सकते हैं। यहां महाराणा प्रताप ने एक चित्र बनवाया था जिसका नाम है ढोला मारू। क्या नाम है? ढोला मारू। मारू मरवड़ थी जो अपने बीकानेर की राजकुमारी थी, और ढोला इधर को नरवर या ग्वालियर इधर का एक राजा था, है ना, जो नल वगैरह उनके उसमें वंशज में से आता है। तो ये ढोला और मारू, ये चित्र बनाया गया था महाराणा प्रताप के समय, या महाराणा प्रताप ने बनवाया था करीब 1592 ईस्वी के आसपास। और ये जो चित्र है वर्तमान में कहाँ रखा है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, है ना, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। अमर सिंह का शासन काल है, ये स्वर्ण काल है। ये यहाँ एक चित्र आता है जो अभी हमने बात की थी, प्रमुख जो चित्र है वो है रागमाला का चित्र, है ना। रागमाला का चित्र निसारुद्दीन, कुछ पुस्तकों में नासिरुद्दीन भी इनका नाम मिल जाता है, नासिरुद्दीन, ठीक है ना। तो वो रागमाला का चित्र बनाया गया है। चावंड शैली होगी। चावंड के बाद में अगला हम पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। देवगढ़, चलो देवगढ़ पढ़ लो, ज्यादा कुछ है नहीं। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली आपके राजसमंद में पड़ती। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद। और इसका जो प्रारंभ है, यहाँ का शासक था मेवाड़ का शासक, मेवाड़ के अंतर्गत बात करें तो मेवाड़ का शासक था महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह मेवाड़ का शासक था, और उस समय देवगढ़ क्या था? एक ठिकाना था। चलो बात, देवगढ़ ठिकाना था, और देवगढ़ ठिकाने के 16वें उमराव थे। 16वें उमराव उनका नाम था 16वें उमराव द्वारकादास। क्या नाम है उनका? द्वारकादास चूड़ावत। क्या नाम है? द्वारकादास चूड़ावत। उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया, है ना। प्रारंभ तो इनके समय है, लेकिन ये ठिकाना है, वो ठिकानेदार कौन है? द्वारकादास चूड़ावत। इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। दूसरी चीज इनके द्वारा प्रारंभ किया गया,
इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो वो है डॉक्टर श्रीधर, चलो जाओ जाओ, हाँ डॉक्टर श्रीधर अंधारे इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। बाहर जाओ चलो। तो इसके बाद में ये अगर इनके कुछ चित्रकारों की बात करें तो देवगढ़ शैली के जो चित्रकार हैं, 2-3 नाम हैं, उनके नाम देख लेना। चोखा है कमला, चोखा कमला, ये इनके इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। इसके अलावा ये चावंड शैली हो गई, देवगढ़ शैली हो गई और आपकी उदयपुर शैली हो गई। एक शैली बचती है जो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर याद रखना। वो कौन सी शैली है उसको देखो दोस्तों। तो वो शैली है आपकी तो दोस्तों गांव में वीडियो बनाते हैं, जगह ऐसी है और सभी बच्चे या और लोग हैं ऐसे आते जाते रहते हैं, तो थोड़ी सी बीच में परेशानी आती है, तो उसके लिए क्षमा खेद है हमें, क्योंकि बच्चे हैं आ जाते हैं कभी कभार बीच में, तो क्योंकि पूरी वीडियो खराब होती है, फिर बार बार मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी सब जानते हैं इन चीज़ों को कि बच्चे हैं तो कभी कभार आ जाते हैं, नहीं मानते। तो अगली आपकी नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा कहां पर है? नाथ द्वारा पड़ता है भैया राजसमंद में। कहां पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में प्रमुख जो विशेषता आती है वो है पिछवाई कला। कौन सी है? पिछवाई कला। पिछवाई कला का मतलब है पीछे वारी, यानी कि पीछे वारी कला, वो पीछे वाली दीवार पर जो कलाकृति की जाती है। पीछे वाली दीवार कहाँ की? कोई मंदिर होगा। तो देखो नाथ द्वारा में मंदिर है, सिहाड़ नाथ द्वारा जगह है और वहां पर मंदिर है श्रीनाथ जी का। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का। तो श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण यानी श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो पीछे वाली इनकी मूर्ति रखी होती है, उस मूर्ति के पीछे वाली जो दीवार होती है, उस पीछे वाली दीवार पर चित्रकारी की जाती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो चित्रकारी की जाती है वो ही क्या है? पिछवाई कला है। और ये जगह वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है राजस्थान में। भारत में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वृंदावन, मथुरा वृंदावन में, और राजस्थान में प्रमुख केंद्र इसका नाथ द्वारा राजसमंद में इसका वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। तो वही है ये पिछवाई कला। श्रीनाथ जी की मूर्ति और एक है द्वारकाधीश की मूर्ति, आपको पता है कहां से आई? ये दोनों मूर्तियां मथुरा वृंदावन से आई थी। जब मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा भारत में मंदिर तोड़ो अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी समय वहां के महत्व व्यक्तियों के द्वारा, गोसाइयों के द्वारा वहां से अपने राजस्थान में मूर्तियां लाई गई थी। तो एक नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई थी, एक करौली में जो मंदिर मदन मोहन के नाम से जाना जाता है, और एक है आपका जयपुर में जो गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे जयपुर या आमेर के राजाओं का दीवान भी कहा जाता है। तो वो गोविंद देव जी जयपुर में, नाथ द्वारा राजसमंद में और मदन मोहन करौली, ये तीनों मूर्तियां आप पूछी जा सकते हैं कहां से लाई गई थी। ये मथुरा वृंदावन से ही लाई गई थी। कब लाई गई थी? जब मंदिर तोड़ औरंगजेब के द्वारा भारत में मंदिर तोड़ो अभियान चलाया जा रहा था। तो ये वो है पिछवाई कला। पिछवाई कला कई बार पूछी गई, प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछी गई, तो जरूर ध्यान रखें इसको। तो आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों कि जो चीज जहां पर ज्यादा प्रसिद्ध रही है, अधिकतर चित्र उसी चीज के बनाए जाएंगे। और हम तो पढ़ रहे चित्रकला, हम तो पढ़ रहे चित्रकला, तो चित्र किनके बनेंगे भाई? इन्हीं के बनेंगे, श्रीनाथ जी के ही चित्र बनेंगे, यानी भगवान कृष्ण के ही चित्र बनेंगे। तो यहाँ के जो चित्रों में सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलेगी वो भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित चीजें मिलेंगी।
तो यहां अगर चित्रों की बात करें तो आपके गोवर्धन पर्वत है, ग्वालवाल है, यशोदा माता, ठीक है ना, और अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, ये चीजें कहाँ मिलेंगी? ऐसे चित्र कहाँ मिलेंगे? नाथ द्वारा शैली में ही मिलेंगे। यहाँ के अगर चित्रकारों की बात की जाए, ठीक है ना, तो दो महिला चित्रकार आती हैं जिनका नाम है कमला और इलायची, ठीक है ना। उसके अलावा नारायण, चतुर्भुज, घासीलाल, घासीराम है ना, चंपालाल, तो ये चित्रकार हैं वो कहाँ है? नाथ द्वारा शैली के। देखो ज्यादातर चित्रकारों के जो नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पटवार एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि पटवार एग्जाम हुआ या आपका आरएस एग्जाम हुआ, उसमें ज्यादातर ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको जरूर याद रखें। अगर आप पटवार या आरएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश करो ऐसी चीजों को याद रखने की। तो ये थी आपकी मेवाड़ शैली के 4 उपशैलियां जिनकी हमने बात की है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अच्छे कामों में और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। और आगे फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत।